Resistance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. अब डायग्राम हम एज इट इज बना देंगे जैसे हमने कल को बनाया था। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये डायग्राम है कि हमारे पास ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। प्लेट का एरिया बेसिकली हम ए लेते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, हम डी लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे द capacitance of the parallel plate capacitor before the introduction of conducting slab. कंडक्टिंग स्लैब डालने से पहले जो इसकी कैपेसिटेंस रही होगी वो कितनी रही होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं सी नॉट से, वो रही होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये रही होगी इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेंस कब होती है, व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय एयर और वैक्यूम। ओके, इसके बाद मैंने डाल दी कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे हम कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे तो कंडक्टिंग स्लैब का जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा, और जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बेटा, अब कंडक्टिंग स्लैब को डालने से फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेगा। जब कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, वो पूरे डी रीजन में काम कर रही थी। अब जब हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वो कितने रीजन में काम करेगी, डी माइनस टी। ये जो रिमेनिंग रीजन है, ये जो रिमेनिंग रीजन है जहां पे कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, सिर्फ उस रीजन में काम करेगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मीन्स इस तरह से लिख देंगे, आफ्टर प्लेसिंग कंडक्टिंग स्लैब, इस तरह से लिख दीजिए, आफ्टर प्लेसिंग द कंडक्टिंग स्लैब in between the plates, the electric field E naught will act in the region D minus T। कितने रीजन में काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, D माइनस टी रीजन में काम कर रही थी, जो कि पहले पूरे D रीजन में काम कर रही थी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में काम करती है तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल सेटअप होता है। तो जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और डिस्टेंस है डी माइनस टी, तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा प्लेट्स के बीच में वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिंपली ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस है डी माइनस टी। इसको सपोज आपने इक्वेशन मान लिया 2 मान लिया। अब देखिए हमें पता है, वी नो दैट ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको बताया था कि ई नॉट किसकी बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और सिग्मा किसकी बराबर होता है, Q ओवर ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कितनी हो जाएगी, ई नॉट विल बी Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, ई नॉट की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन हम लिखेंगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ई नॉट इन अबव इक्वेशन। तो हमारे पास V बताइए कितना आ जाएगा, V विल बी, बोलो बच्चों, V कितना हो जाएगा, Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस, ठीक है। स्टेप क्लियर हो गया, ये हमारे पास आ गया V। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, Q ओवर V निकाल लेंगे। मैंने Q को इधर V के नीचे लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा D माइनस टी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब हम लेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन का मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा तो Q अपॉन V आ जाएगा मेरे पास A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। क्लियर? बोलिए। इसको इक्वेशन मान लेंगे फोर्थ। फिर आप लिखेंगे बट बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q बाय V किसके बराबर होता है? C इक्वल टू कैपेसिटेंस के बराबर होता है। इक्वेशन हो जाएगी 5। तो 5 और 4 को हम इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे? 5 एंड 4। तो हमारे पास आ जाएगा, लिख देंगे वी हैव बाई Q बाई B की जगह हम क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। तो C हमारे पास कितनी आ जाएगी? कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। अब बेटा ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो कैपेसिटेंस आई है C, ये कैपेसिटेंस अब कब है? व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा अब आप इस फॉर्मूले को C नॉट की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो। ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है इसमें लिख देना। देखिए इक्वेशन 6 से भी हम कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6 भी कंक्लूड कि जो हमारा, देखिए अभी छोड़िए इसको, अभी मत लिखिए। अब पहले आप मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले को आप C नॉट की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेरे पास C कितना है? C हमारे पास आया है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस टी आया है हमारे पास। ठीक है, बोलो बच्चों। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को C नॉट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? हमने सिंपली क्या लिखा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मैंने पहले लिख लिया एप्सिलॉन नॉट A ओवर, और नीचे वाली टर्म में से मैंने D कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस टी बाई डी। अब जरा इसको ध्यान से देखो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर, ये है हमारे पास D और साथ में है 1 माइनस टी बाई डी वाली टर्म है। अब ये जो इतनी टर्म है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वो तो C नॉट की बराबर है, तो C किसके बराबर हो जाएगा? C नॉट ओवर 1 माइनस टी बाई डी। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी बेटा? हमारे पास कौन से नंबर की आ जाएगी? इक्वेशन 7। तो आप सिंपली लिखेंगे, देखो जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली टर्म 1 से कम होगी, तो आप सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 वी कंक्लूड दैट C इज ग्रेटर देन C नॉट। इक्वेशन 7 से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो C है वो ग्रेटर देन C नॉट है। तो व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। जो C कैपेसिटेंस है वो हमारी कैपेसिटेंस कब आई? जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दी, और C नॉट थी कैपेसिटेंस इस कंडक्टिंग स्लैब के बिना। तो हमने देखा जो नई कैपेसिटेंस है वो इनिशियल कैपेसिटेंस से बड़ी ज्यादा आ रही है। तो इसका साफ क्या है हमारे पास? कंक्लूजन ये निकलता है दैट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। इसकी कैपेसिटेंस क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब देखो बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और आता है। देखिए मैंने कल को आपको एक चीज बताई थी, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में मैंने आपको बताया था कि सपोज मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। अब हमने पहले तो हम जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हम डेरिवेशन डिराइव करते हैं, तब तो हम क्या लेते हैं कि जो मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस ली थी वो कितनी ली थी? टी ली थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर जो सपोज ये जो पूरा ही स्पेस है, ये पूरा स्पेस, इस पूरे स्पेस को ही हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर देंगे। ठीक है, मीन्स उस केस में जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस होगी वो इस पूरे डिस्टेंस की बराबर होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस थी वो कितने टाइम्स आ गई थी? वो आई थी k टाइम्स ऑफ C नॉट के बराबर आ गई थी। मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन बेटा कंडक्टिंग स्लैब के केस में ऐसा नहीं होता। सपोज बेटा जैसे ये कंडक्टिंग स्लैब है, आपने इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस ले रखी है t, लेकिन अगर जो आप इस कंडक्टिंग स्लैब की पूरी थिकनेस कितनी ले लोगे? T को आप D के बराबर ले लोगे, तो जो नई कैपेसिटेंस है वो बताइए कितनी आएगी? इसमें आप लिखोगे इफ द थिकनेस, क्या लिखेंगे बेटा? इफ द थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब
T इक्वल्स टू डी, अगर जो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है वो इस पूरे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा देखेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास। मीन्स टी हमारे पास डी के बराबर हो जाएगा, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी नॉट 1 माइनस कितना है बेटा, ये टी बाई डी है ना, कितना है, टी ओवर डी। तो टी किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ये डी बाई डी आ जाएगा हमारे पास। तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सी इक्वल्स टू सी नॉट 1 माइनस नीचे कितना बच जाएगा 1, तो सी इक्वल्स टू सी नॉट 1 माइनस 1 इज 0, समथिंग अपॉन 0 कितना होता है बोलो, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो अगर सपोज हमने कोई कंडक्टिंग स्लैब ली और उस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस इस पूरे डिस्टेंस के बराबर है, तो जब हम उसको क्या कर देंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख देंगे, तो जो नई कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इट इज क्लियर और नॉट।